जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। चलिए आज की इस अच्छी सुबह के साथ हम लोग अपने इस तीसरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे विद्युत विभव है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, और उस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था जिसमें हम लोग दो छोटे छोटे डेरिवेशन पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोग तैयार हैं? चलिए आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हो और उसका आप घूर्णन कराएं। क्या कराएं? घूर्णन। विद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2a³ वो रखा हुआ है और आपको उसका घूर्णन कराना है। तो घूर्णन कराने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। और डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है। ओके, जो कुछ भाषा लिखी हुई है वही मैं डायग्राम में लिखूंगा, डायग्राम में बोलूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, आपका ई वेक्टर। ओके, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव पहले इस अवस्था में रखा हुआ था। ठीक है, ये है इसका -q आवेश, ये है इसका +q आवेश, ये है इसका केंद्र O। आपको एक बात अच्छी तरह पता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। क्या? टॉर्क बराबर PE sin थीटा। ये आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में ही निकलवाया है। जब एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तो बताइए, और जब वो थीटा कोण पर रखा हुआ है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। और इस बलाघूर्ण का कार्य क्या है? इस बलाघूर्ण का कार्य है कि ये बलाघूर्ण आपके वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करेगा। किसकी दिशा में संरेखित कर देगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये सिरा इधर आएगा और ये सिरा इधर आएगा। तो मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव ऐसे हो गया। ठीक है, इस बलाघूर्ण ने इस वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दिया। क्लियर है? अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दिया तो ये तो रहा बलाघूर्ण का कार्य। किसका कार्य है ये? बलाघूर्ण का। तो देखिए मैंने भाषा क्या लिखी है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, क्लियर, तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण टॉर्क बराबर PE sin थीटा लगता है। जो वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है। अभी तक हम लोगों ने यही समझा है कि आपका एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था किसी भी अज्ञात कोण पर, तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा, टॉर्क बराबर PE sin थीटा, और वो बलाघूर्ण आपके द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में कर देगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देगा। अब इस द्विध्रुव को इस साम्यावस्था से, अब इस अवस्था में आपका द्विध्रुव साम्यावस्था में है, तो इस साम्यावस्था से ये द्विध्रुव को घुमाने के लिए, अगर आप इस द्विध्रुव को इस साम्यावस्था से घुमाओगे, जैसे मैं इस हिस्से को ऊपर ले जाऊं और इस हिस्से को नीचे लाऊं, तो बोलिए मेरा विरोध कौन करेगा? वही मेरा विरोध करेगा जो इस द्विध्रुव को साम्यावस्था में लाया होगा। इस द्विध्रुव को साम्यावस्था में कौन लाया है? बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण मेरा विरोध करेगा और उस बलाघूर्ण के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो मुझे उसी कार्य की गणना करनी है कि जब एक वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है। तो ये तो रही भाषा। अभी मैं पूरे डेरिवेशन को करने के बाद एक बार फिर रिपीट करूंगा, सो यू डोंट वरी। अब आगे आ जाइए। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में 2a लंबाई का द्विध्रुव साम्यावस्था में रखा है, साम्यावस्था में रखा हुआ है इस अवस्था में, जिसे घुमाकर AB अवस्था से, ये इसकी अवस्था थी पहले AB। कौन सी अवस्था थी? AB। अब इसको लाया गया कहां पर? A' और B' पर। इसकी पहले अवस्था थी AB और इसको AB अवस्था से कहां पर लाया गया? A' और B' पर लाया जाता है। क्लियर है? तो अब इसको AB से A' B' तक लाने में मुझे कुल कितना कार्य करना पड़ा, उसी कार्य की मुझे गणना करनी है, कुल कार्य निकालना है। तो गणना करने के लिए देखिए सबसे पहले अल्प करते हैं। तो आपके द्विध्रुव को d थीटा कोण, कितना कोण?
मैंने मान लिया कि इसको कुल कितना कोण घुमाया, थीटा, कितना कोण घुमाया, थीटा कोण घुमाया। तो थीटा कोण के लिए पहले मैंने कितना घुमाया, अल्पांश के तौर पर डी थीटा। कोण घुमाने में किया गया कार्य भी अल्प होगा। आप लोग एक बात अच्छी तरह जानते हो, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर विस्थापन है कोणीय, यहाँ पर विस्थापन कैसा है, कोणीय, क्योंकि द्विध्रुव सीधा स्थानांतरित तो थोड़ी ना हो रहा है, द्विध्रुव को घुमाया जा रहा है, तो कोणीय विस्थापन है। जब विस्थापन कोणीय है तो आपका बल, यहाँ पर रेखीय विस्थापन के लिए रेखीय बल था, तो कोणीय विस्थापन के लिए कोणीय बल। कोणीय बल किसको कहते हैं, बलाघूर्ण को। किसको, बलाघूर्ण को। तो बलाघूर्ण आएगा कि नहीं आएगा, टॉर्क डी थीटा। तो आपका डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, टॉर्क डी थीटा। तो आपके द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 से, या मैं ये कह दूं शुरुआत में, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य है। अब अभी मैं वो स्थिति नहीं ले रहा कि ये साम्यावस्था में था तो थीटा 1 0 है। मैंने मान लिया मुझे इसको घुमाना है कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो किया गया कुल कार्य डब्ल्यू बराबर, आप डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे। ठीक है, डी डब्ल्यू का मान है टॉर्क डी थीटा, और लिमिट कहाँ से, आपके थीटा 1 से थीटा 2, क्या लिमिट होगी, थीटा 1 से थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2, टॉर्क का मान रखिए आपका पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो डब्ल्यू बराबर पी ई आ गया बाहर, तो ब्रैक आपके समाकलन में कौन बच गया, साइन थीटा। लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। अब साइन थीटा का समाकलन करना है, साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। तो चलिए आगे करिए, डब्ल्यू बराबर पी ई, लिमिट लगानी है तो पहले लिमिट लगाई आप लोगों ने थीटा 2, तो माइनस का कॉस थीटा 2। अब लिमिट का माइनस आएगा, कॉस के साथ पहले से माइनस है, माइनस और लिमिट का माइनस क्या हो गया, प्लस, और आपका कॉस थीटा 1। ऑल राइट। उसके बाद में आप ही बताइए डब्ल्यू बराबर क्या निकला, पीई प्लस वाले को पहले कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अतः है आपके विद्युत क्षेत्र, आपके विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में द्विध्रुव को, किसको, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। डब्ल्यू बराबर बोलिए क्या निकला, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तो रहा एक सार्वभौमिक फॉर्मूला, ठीक है, सार्वभौमिक फॉर्मूला रहा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने डेरिवेशन में द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण पर घुमाना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, परंतु द्विध्रुव को साम्यावस्था, द्विध्रुव को साम्यावस्था, आप ही बताइए साम्यावस्था में थीटा 1 बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। प्रारंभिक कोण तो 0 होगा क्योंकि पहले वो द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है। प्रारंभिक कोण 0, थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर पीई और आपका कॉस थीटा 1 का मान 0, कॉस 0 माइनस आपका थीटा 1 का मान 0 और कॉस थीटा 2 का मान थीटा। तो W बराबर पीई कॉस 0 का मान 1, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस
थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ऑल राइट, अब आप इसको एक बार समझिए पूरा, फिर आगे बढ़ेंगे इसके केस में। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव को माइनस क्यू प्लस क्यू 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसी भी कोण पर रख दीजिए तो उस पर एक बलाघूर्ण लगेगा, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। वो बलाघूर्ण उस द्विध्रुव को घुमाएगा और घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाकर संरेखित कर देगा, घुमाएगा और घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाकर संरेखित कर देगा। जैसे ये पहले यूं था और यूं से ये यूं हो गया, साम्यावस्था में आ गया, साम्यावस्था में ले आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अब इसको साम्यावस्था से थोड़ा बहुत हिलाना है, चाहे आप इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, कैसे भी घुमाओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। और कार्य किसके कारण करना पड़ेगा? आपके बलाघूर्ण के कारण, क्योंकि ये बलाघूर्ण आपके इस घुमाने का विरोध करेगा, क्योंकि ये बलाघूर्ण ही इस द्विध्रुव को इस साम्यावस्था में लाया है, उस विरोध करेगा और विरोध के कारण हमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, माना वो पहले ए बी स्थिति पर था साम्यावस्था में, फिर मैं उसको ए से ए डैश बी डैश स्थिति पर लाया, तो द्विध्रुव को सबसे पहले मैंने डी थीटा कोण पर घुमाया, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कोणीय विस्थापन है तो बल की जगह पे बलाघूर्ण। कुल कार्य निकालना है, मान लिया मैंने थीटा वन से और थीटा टू कोण तक घुमा रहा हूँ, तो थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाया, तो थीटा वन से थीटा टू कोण तक कुल कार्य के लिए मैंने समाकलन किया, तो डी डब्ल्यू का समाकलन लिमिट थीटा वन से थीटा टू, डी डब्ल्यू का मान टॉर्क डी थीटा। ऑल राइट, टॉर्क का मान रखा पीई साइन थीटा, पीई बाहर आ गया, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाई माइनस कॉस थीटा टू, फिर लिमिट का माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ पर है, दोनों कट के प्लस हो गए, कॉस थीटा वन, तो ये हो गया कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र ई में आपको एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? वो निकलेगा डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ओके, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम लोगों को साम्यावस्था से घुमाना है, साम्यावस्था से घुमाना है मतलब पहला कोण जीरो है, साम्यावस्था में द्विध्रुव ऐसे ही रखा हुआ है, तो पहला कोण जीरो और दूसरा कोण कोई भी हो सकता है, तो पहला कोण जीरो से दूसरा कोण अज्ञात थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो पीई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो का मान 1 और माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो आप लोग अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाते हो, साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाते हो, तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? डब्ल्यू बराबर पीई वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब बात करते हैं इनके केसों की। तो सबसे पहला, आपके द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा बराबर 90 डिग्री तक, थीटा बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब आप लोग क्या करो, आपका ये द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ था साम्यावस्था में, आपको इसे यहां से और यूं घुमाना है। अब यहां से यूं घुमाना है तो जिस कोण तक घुमाना है वो थीटा हो गया, तो आप ही बताइए थीटा बराबर कितना हो गया? 90, तो डब्ल्यू बराबर पीई वन माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो डब्ल्यू बराबर बोलिए क्या आ गया? पीई। क्या आ गया? पीई। दूसरा पॉइंट, आपके 180 डिग्री कोण तक घुमाने पर, 180 डिग्री कोण तक घुमाने पर, ठीक है, तो आप ही बताइए, अब आपका द्विध्रुव रखा हुआ है ऐसे, आप इसको घुमा रहे हो, ये 90 डिग्री और 90 से फिर ऐसे, तो ये टोटल 180 हो गया। अब आप ही बताइए, जब आपको यहाँ से यहाँ तक घुमाया तो पीई कार्य करना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 में पीई और करना पड़ेगा, यानी टोटल 2 पीई आना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पर थीटा हो गया 180 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180, तो डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180 का मान -1, तो डब्ल्यू बराबर पीई आपका 1 माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 2, तो बोलिए क्या निकला? 2 पीई। क्या निकला? 2 पीई। ये सब क्लियर है? तो आपको द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, द्विध्रुव को जो घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य अगर आप द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमा रहे हो, थीटा वन से थीटा टू, मान लो पहले थीटा वन कोण पर था,
वहां से उसको थीटा 2 कोण तो घुमा रहे हो, तो क्या फॉर्मूला है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। साम्य अवस्था से घुमा रहे हो तो थीटा 1 का मान 0 हो गया, 0 होते ही फॉर्मूला आया पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब साम्य अवस्था से अगर 90 डिग्री कोण तक घुमा रहे हो तो इस थीटा का मान 90, 180 तक घुमा रहे हो तो इस थीटा का मान 180। अगर 0 से यानी साम्य अवस्था से 90 डिग्री कोण तक घुमाते हो तो कार्य पीई, और अगर आप लोग 180 कोण तक घुमाते हो तो कार्य 2PE। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक छोटा सा डेरिवेशन था, वो आप लोगों ने समझा, पढ़ा ढंग से। अब आपको इसे यहाँ से और यहाँ तक एज इट इज नोट करना है। चलिए फटाफट नोट करिए। अब आप लोग इसको नोट कर चुके हो, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। द्विध्रुव साम्य अवस्था में रखा हुआ था, इसको आपको साम्य अवस्था से घुमाना है तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घुमाने का विरोध बलाघूर्ण करेगा। कौन करेगा? बलाघूर्ण। आपने डी थीटा कोण, अच्छा बलाघूर्ण विरोध करेगा, उसकी वजह से कार्य करना पड़ेगा। पहले डी थीटा कोण घुमाया तो कार्य डी थीटा, टोटल के लिए समाकलन कर लिया। साम्य अवस्था से घुमा रहे हो तो जो पहला कोण है थीटा 1 वो 0 हो गया। अब कितने पर घुमा रहे हो? साम्य अवस्था से 90 पे घुमा रहे हो तो थीटा 2 का मान 90, 180 पर घुमा रहे हो तो थीटा 2 का मान 180। क्लियर है? अब इसको लिखने के बाद ये आप लोगों ने पूरा नोट कर लिया। एक छोटा सा डेरिवेशन और बचा हुआ है, उसको करके ये चैप्टर अपन लोग खत्म करते हैं आज। और मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप कर चुके हो। इस टॉपिक पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, और कुछ हो सकता है कि कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी कराऊं। तो चलिए, ये सब क्लास की समय पर निर्धारित है कि क्लास की में समय कितना बचता है। तो देखिए आपका अगला टॉपिक है बाह्य विद्युत क्षेत्र में। अगला और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बाह्य विद्युत क्षेत्र में आपके वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों को एक द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, एक द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है ये ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या क्या केस होने चाहिए। स्थितिज ऊर्जा को जब मैंने आपको पढ़ाया तो एक ही बात स्पष्ट बताई कि स्थितिज ऊर्जा के लिए आप द्विध्रुव या किसी भी आवेश को अनंत से लाओगे, और अनंत से लाकर उसको उसकी स्थिति पर रखोगे। उसको उसकी स्थिति पर रखोगे तो स्थिति पर रखकर जो कार्य करना पड़ेगा वो उस निकाय या द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यानी इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? एक वैद्युत द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा में आवेश को हम लोग अनंत से ही लाते थे, तो एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य, एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य, उसकी क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य। एक वैद्युत द्विध्रुव को कहां से लाओगे? अनंत से, और उसको लाकर विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने में किया गया कुल कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, किसमें? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये बात क्लियर है? और ये परिभाषा हम लोग आवेश वाली परिभाषा से भी समझ सकते कि अब जब हम लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी तो कहा था कि एक वैद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर
रखने में जो किया गया कुल कार्य है वही वैद्युत स्थिति जुड़ जाए। तो बस यहाँ पर अंतर क्या आया है कि अब यहाँ पर एक आवेश नहीं लाना, वैद्युत द्विध्रुव लाना है। क्या लाना है? वैद्युत द्विध्रुव। ये आपका विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में ये है आपका विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। इस विद्युत क्षेत्र में आप एक वैद्युत द्विध्रुव को लाए, एक वैद्युत द्विध्रुव को लाए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। कहां से लाए हो? अनंत से। कहां से लाए हो? अनंत से। अनंत से एक 2a लंबाई के वैद्युत द्विध्रुव को लाकर मैंने स्थापित किया। चलिए, तो एक बात बताइए कि क्या इस द्विध्रुव को लाकर स्थापित करने में आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की वजह से आपके इन आवेशों पर बल लगेगा और सबसे पहले बल किस पर लगेगा? माइनस क्यू आवेश पर। किस पर? माइनस क्यू आवेश पर, क्योंकि सबसे पहले कौन आया? माइनस क्यू आवेश। और आप ही बताइए, आपका जब यहां से चलकर माइनस क्यू आवेश इस स्थिति पर होगा, ये कोई स्थिति है ए बी, आपके बिंदु बी पर होगा माइनस क्यू आवेश, तब प्लस क्यू आवेश कहीं आगे होगा। जब आपका प्लस क्यू आवेश बी पर आ गया, प्लस क्यू आवेश कहां पर आ गया? बी पर, तो माइनस क्यू आवेश कहां पर पहुंच गया? ए पर। आप ही बताइए, जब प्लस क्यू आवेश बी पर आया तो माइनस क्यू आवेश को बी की बजाय कितनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी है? 2a। कितनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी है? 2a दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी है, तो ज्यादा बल भी किस पर लगेगा? माइनस क्यू आवेश पर। दोबारा समझिए, आप जब इस आवेश को लाए तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होगा और कहीं आगे प्लस क्यू होगा। इसको और आगे लाए तो यहाँ पर प्लस क्यू आया और माइनस क्यू यहाँ पर। किसने ज्यादा दूरी तय की विद्युत क्षेत्र में? माइनस क्यू आवेश ने। कितनी? 2a। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बल भी किस पर लगेगा? माइनस क्यू आवेश पर। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश पर लगे हुए बल की वजह से किए गए कार्य की गणना करते हैं। ठीक है, और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को लाओ, स्थापित करो और घुमाओ। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाओ, स्थापित करो और घुमाओ, तभी तो कुल कार्य निकलेगा और तभी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कार्य प्राप्त होगा। तो देखिए, आपके द्विध्रुव को, अब यही बात जो मैंने समझाई लिख रहा हूं, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करने में माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की बजाय 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है, तो आपके माइनस क्यू आवेश पर बल भी अधिक लगेगा। माइनस क्यू आवेश पर बल भी अधिक लगेगा, तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि आप उसको किस में ला रहे हो? विद्युत क्षेत्र में, तो आपके विद्युत क्षेत्र के कारण पहले लगा बल, तो बताइए F बराबर क्या लगेगा? माइनस क्यू ई। विद्युत क्षेत्र की वजह से एक आवेश पर लगा हुआ बल होता है क्यू ई, तो माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य, आप लोगों को किया गया कार्य निकालना है। तो जैसे W1 कह दूं मैं, किया गया कार्य निकालना है, तो W1 बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। यही फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है? माइनस का क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश को कितनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी है? 2a। कितनी? 2a। तो ऐसा करिए, 2a को q के साथ लिखिए, माइनस का 2aq को एक साथ और e। बताइए 2aq किसका मान है? दिमाग लगाइए, 2aq किसका मान है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसको p से डिनोट करते हैं, तो माइनस का pe। समीकरण नंबर
1। क्लियर। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में स्थापित होने के पश्चात घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाए, ठीक है। लाकर आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र में ए बी स्थिति पर स्थापित कर दिया, तो सबसे ज्यादा बल किस पर लगा? -q आवेश पर। और -q आवेश पर जो सबसे ज्यादा बल लगा उस बल का मान था -qe। उसकी वजह से -q आवेश पर कार्य अधिक करना पड़ेगा, +q आवेश पर कार्य नगण्य करना पड़ेगा, तो वो हम लोग ज्ञात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो -q आवेश पर कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल है -qe। कितनी अधिक दूरी तय करेगा? 2a, तो 2aq से p लिख दिया, pe। अब आपका वैद्युत द्विध्रुव आकर यहाँ पर स्थापित हो गया। अब आप बताइए डायग्राम में देखकर कि आपका वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये तो इसकी साम्यावस्था है। कैसी अवस्था है? साम्यावस्था। अब आप इसको घुमाओगे तो साम्यावस्था से घूमेगा, तो घुमाने में किया गया कार्य, साम्यावस्था से घुमाने में किया गया कार्य है, तो साम्यावस्था से घुमाने में किया गया कार्य होता है Pe1 माइनस cos थीटा। क्या होता है? Pe1 माइनस cos थीटा। यस या नो? समीकरण नंबर 2। तो आपके किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। तो पहली स्थिति अलग थी और यह स्थिति अलग है। पहली स्थिति में कार्य हम लोगों ने ज्ञात किया था, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में ही रखा था, यानी ये आधा काम। अब हम लोगों ने पूरा काम कर रहे हैं। हम कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, रख रहे हैं और घुमा रहे हैं। तो जब हम लोगों ने अनंत से लाकर रखा तो कितना कार्य? Pe माइनस में, और घुमा रहे हैं तो Pe1 माइनस cos थीटा। तो W बराबर W1 का मान Pe प्लस Pe1 माइनस cos थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का Pe का मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का Pe और माइनस का Pe cos थीटा, Pe से Pe। तो W बराबर माइनस का Pe cos थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? W बराबर Pe cos थीटा है, P भी सदिश राशि और E भी सदिश राशि, और cos थीटा आ रहा है। cos थीटा अदिश गुणनफल में आता है, तो क्या मैं इसको अदिश गुणनफल के रूप में नहीं शो कर सकता? अदिश गुणनफल के रूप में शो कर दिया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? अतः किया गया यह कुल कार्य, किया गया यह कुल कार्य द्विध्रुव की, यही तो परिभाषा थी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? अनंत से लाकर विद्युत क्षेत्र में स्थापित कर दिया, स्थापित कब किया? घुमाया, कुल कार्य निकाला। तो द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आपके द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो बताइए U बराबर W बराबर, बोलिए क्या आया? माइनस का Pe cos थीटा, या आपका W बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर, माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। यस या नो? केसों की तरफ बढ़ूं। अब आगे सुन लीजिए इसको एक बार। आपको वैद्युत द्विध्रुव में, विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी? आप एक उस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाओगे। कहां से लाओगे? अनंत से, और विद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करोगे, तो जो कुल कार्य करना पड़ेगा वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो कुल कार्य निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाकर स्थापित करने में सबसे पहले आगे कौन आ रहा है? -q, तो उसको दूरी भी +q से ज्यादा तय करनी पड़ेगी,
और प्लस क्यू से कितनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी 2a, क्योंकि अनंत से चलकर प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आया है तो माइनस क्यू आवेश यहाँ पर आ गया, कितना आगे 2a आगे, तो 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी तो उस पर बल भी अधिक लगेगा, बल कितना होगा F बराबर माइनस क्यू, तो उस पर कार्य भी अधिक होगा, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल है माइनस क्यू और कितना अधिक चला है 2a क्यू को अपन लोगों ने p लिख दिया, तो कार्य W। अब ये तो आया इसको लाकर यहाँ पर स्थापित करने में। दूसरी बात, अब अगर आप घुमाओगे तो आपका वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में है, किसमें है, साम्यावस्था में है, और इसको साम्यावस्था से घुमाओगे तो घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो वो कितना करना पड़ेगा, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोगों ने पहले ज्ञात कर लिया है। कुल कार्य के लिए दोनों को जोड़ा तो निकला W बराबर माइनस का PE कॉस थीटा, तो W बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर, तो अतः किया गया कुल कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो U बराबर W क्या आ गया, माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 90 डिग्री कोण तक घुमाया जाए या थीटा बराबर 0 डिग्री कोण तक घुमाया जाए, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, थीटा को 0 डिग्री कोण तक घुमाया जा रहा है, मतलब घुमाया ही नहीं जा रहा है, द्विध्रुव को 0 डिग्री कोण तक घुमाया जा रहा है, मतलब द्विध्रुव को लाकर केवल स्थापित कर दिया, घुमाया नहीं गया, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर माइनस का PE cos 0 की वैल्यू 1, तो U बराबर बोलिए क्या आ गया, माइनस का PE। दूसरा पॉइंट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, इसका मतलब क्या है, द्विध्रुव को अनंत से लाए और लाकर 90 डिग्री कोण तक घुमाया, तो आपका W बराबर माइनस का PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो W बराबर भी क्या हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर। और तीसरा केस, अनंत से लाए और लाकर इसको पहले 90 और फिर 90 180 तक घुमाया, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो W बराबर माइनस PE cos 180, तो W बराबर cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस का PE और -1, तो W बराबर क्या निकला, प्लस का PE, W बराबर क्या निकला, प्लस का PE। तो ये केस आप लोगों को याद रखने हैं, और यहाँ तक क्या निकला वो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया कि आप लोगों को 2 कार्य करने पड़ेंगे, पहला कार्य इस द्विध्रुव को यहाँ तक लाने में, और वो कार्य करना पड़ेगा माइनस क्यू आवेश की वजह से, और माइनस क्यू आवेश की वजह से किया गया कार्य कितना होगा, माइनस का PE। इज दैट क्लियर। उसके बाद घुमाने में साम्यावस्था है, इसकी साम्यावस्था से घुमाओगे तो PE1 माइनस कॉस थीटा, टोटल के लिए दोनों को जोड़ लिया। क्लियर है। और देखिए आज का मौसम थोड़ा ख़राब है, बाहर आंधी आ रही है, आंधी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और अब तो ऐसा होने लगा है कि शाम को रोज़ाना आंधी आती है। हाँ धीरे धीरे, आज तो पता नहीं जल्दी कैसे आ गई। चलिए आप लोगों ने टॉपिक दोनों पढ़ लिए, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। 1-2 न्यूमेरिकल करा लेते हैं इससे पहले कि ज़्यादा मौसम ख़राब हो। 1-2 न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, और जो बचे हमारे न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव वो हम आपको अगली क्लासों में करा देंगे, यू डोंट वरी। तो चलिए वो चैप्टर भी इसी का पार्ट है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके यहाँ से यहाँ तक नोट कर दीजिए, और नोट करने के बाद में अब हम लोग इसके एग्जाम्पल, और क्वेश्चन तो इस पर है नहीं, क्वेश्चन एक भी नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल करके हम आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं मौसम की खराबी को देखते हुए। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल है 3.14, एग्जाम्पल नंबर 3.14, बाकी सारे एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं। तो देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव में 2 बिंदु आवेश हैं, Q1 है प्लस का 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 है माइनस का 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो एक दूसरे के बीच की दूरी है 2a, वो है -2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर।
अब वो कह रहा है यह है वैद्युत द्विध्रुव एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और उस विद्युत क्षेत्र का मान है 1.0 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अब वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है, एक का गुणा करने का क्या मतलब है, 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर लिख दे तो क्या लोड पड़ता है इसमें पर ना। बच्चों का दिमाग कंफ्यूज करना तो 1.0 जरूर लिखेगा। इधर देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 का मान 1.0 क्या मतलब है इसका, वैसे ही फालतू में दे दिया जाता है इसको। अब आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में एक प्लस है और एक माइनस है, तो वैद्युत द्विध्रुव है। अब आवेशों का परिमाण क्या है, Q बराबर वही लिख देता हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे, 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम यानी 10 टू दी पावर -6 कूलम। जबरदस्ती कमजोर बच्चों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए 1.0 जरूर घुसाएगा फालतू में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपका आवेश है 10 की पावर -6 कूलम और ई का मान है 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अब हमसे पूछा क्या है, वो पूछ रहा है कि द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण। सबसे पहला अधिकतम बलाघूर्ण, आप लोगों ने जब बलाघूर्ण पढ़ा था तब मैंने बताया था अधिकतम बलाघूर्ण होता है टॉर्क बराबर पीई। ये असल में होता है पीई साइन थीटा। अधिकतम के लिए थीटा ऐसा लो कि साइन थीटा का मान अधिकतम हो। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, जिसके लिए थीटा 90 लेना पड़ता है, तो साइन थीटा का मान 1 ले लिया, तो ये क्या हो गया पीई। तो टॉर्क मैक्सिमम पीई पी की जगह पर 2AQ इंटू ई। बताइए 2A का मान 2 गुणा 10 की पावर -2, Q का मान 10 की पावर -6 और आपके ई का मान 10 की पावर 5। अब या इसके लिए तो 1 गुणा 10 की पावर 5 लिखो, 1 गुणा 10 की पावर -6 लिखो, क्या मतलब है उसका, तो आपको इसे कैलकुलेट करना है। ओके, बलाघूर्ण है तो न्यूटन इंटू मीटर में निकलेगा। ऑल राइट। उसके बाद दूसरा केस कह रहा है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए द्विध्रुव की स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा अभी भी मैंने निकाली है माइनस का पीई, पीई का मान तो आप यहाँ पे निकाल ही रहे हो, देखिए ये रहा, इसी को माइनस में लिख देना। ऑल राइट, ओके। तीसरा, द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से 180 डिग्री कोण, द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य। आपको अभी भी केस कराया मैंने कि जब 180 डिग्री कोण तो घुमाओगे तो किए गए कार्य का मान 2PE आया था। क्या आया था, 2PE। अभी केस कराया है, PE का मान यहां से और उसमें 2 का गुणा कर देना। ये लो जी, हो गया, खेल खत्म। उसके बाद अगला चौथा और लास्ट पॉइंट, आपका द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री कोण तक घुमाने में है। आपके विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री कोण घुमाने में आप लोगों को आवश्यक ऊर्जा, घुमाने में ऊर्जा ज्ञात करनी है। घुमाना तो साम्यावस्था से ही है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला पीई केवल घुमाने में कार्य ऊर्जा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो U बराबर पीई 1 माइनस कॉस 90, थीटा 90 दे रखा है, कॉस 90 की वैल्यू 0। आपका U बराबर पीई 1 माइनस 0 तो बराबर पीई। तो बोलो पीई का मान सबसे पहले निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, पीई का मान सबसे पहले निकाल रहे हो, वही इसका उत्तर हो गया। अब ऊर्जा है तो उत्तर किस में आएगा, जूल में। किस में आएगा, जूल में। एक बार फिर समझ लीजिए कि 2 आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है, वैद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, अधिकतम बलाघूर्ण तो टॉर्क मैक्सिमम बराबर पीई होता है, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई होती है, तो वही मान माइनस में लिख देना है। 180 डिग्री कोण तक के लिए 2PE होता है कार्य, तो 2 गुणा पीई कर देना है। 90 डिग्री कोण तक घुमाने में तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया। इस तरह ये एग्जाम्पल हुआ। और इस तरह आपके चैप्टर का क्या हो गया, दी एंड। आप लोग मेहनत करें और खुश रहें, मेहनत करें खुश रहें, घर पर रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करें खुश रहें, घर पर रहें सुरक्षित रहें। आप लोग अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखें और घर पे पूरे सिलेबस का रिवीजन करें। यहाँ पर आकर चैप्टर 3 का एंड हो गया। कल की क्लास में अपन चैप्टर 4 शुरू करेंगे। एक दिन का मैं आपके लिए गैप दूंगा,
तो चैप्टर 4 शुरू करने से पहले आप एक दिन में अपना रिवीजन करिएगा। 3 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, गति प्रदान कीजिए, जैसे हमारी क्लासों में गति प्रदान हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी तरफ से इन 3 चैप्टर्स के लिए आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय श्री राम बच्चों।